आज हम साझेदार का अवकाश ग्रहण, जिसे निवृत्ति या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कहते हैं, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न, साझेदार के अवकाश ग्रहण से क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, जब कोई साझेदार स्वेच्छा से वृद्धावस्था, अस्वस्थता, पारस्परिक मतभेद, आपसी सहमति या अन्य किसी भी कारण से फर्म से अलग हो जाता है, तो उसे साझेदार का अवकाश ग्रहण करना कहते हैं। इसे साझेदार की निवृत्ति या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर भी कहते हैं। तो यहाँ स्पष्ट होता है कि यदि कोई साझेदार फर्म से पृथक होता है किसी भी कारण से, तो इस स्थिति को हम साझेदार का अवकाश ग्रहण कहते हैं। अगला दूसरा प्रश्न है, अवकाश ग्रहण करने के कोई दो तरीके बताइए, या कोई दो विधियां बताइए, या कोई दो कारण बताइए। तो इसका उत्तर है, नंबर 1 समस्त साझेदारों की सहमति से, और नंबर 2 साझेदारों के मध्य हुए स्पष्ट ठहराव के द्वारा। ये अवकाश ग्रहण करने के विभिन्न कारणों में से ये दो कारण या दो तरीके हैं। अगला प्रश्न है, साझेदार के अवकाश ग्रहण के क्या कारण हैं, या किन किन परिस्थितियों में साझेदार फर्म से पृथक हो सकता है? तो इसमें नंबर 1 वृद्धावस्था के कारण, नंबर 2 अस्वस्थता के कारण, नंबर 3 आपसी मतभेद के कारण, नंबर 4 आपसी सहमति से, नंबर 5 स्वेच्छा से, और नंबर 6 अन्य किसी भी कारण से। तो ये 6 ऐसे कारण हैं जिनसे कोई भी साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है या फर्म से पृथक हो सकता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी क्या है? तो इसका उत्तर है, फर्म द्वारा सभी साझेदारों के जीवन पर संयुक्त रूप से ली गई जीवन बीमा पॉलिसी ही संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी कहलाती है। किसी भी साझेदार की मृत्यु होने की दशा में उसके भुगतान हेतु बीमा कंपनी से राशि प्राप्त की जा सकती है। तो ये था चौथा प्रश्न, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी क्या है। आइए समझते हैं अगला प्रश्न, समर्पण मूल्य क्या है? सरेंडर वैल्यू क्या है? समर्पण मूल्य से आशय उस मूल्य से है जिसे फर्म बीमा कंपनी से बीमा पॉलिसी की अवधि समाप्त होने से पहले समर्पित करके प्राप्त कर सकती है। और अगला प्रश्न है, वसूली खाता तैयार करने की विधि बताइए। तो पहले हम वसूली खाता क्या है इसको समझते हैं। जब किसी साझेदारी फर्म का विघटन किया जाता है, तो उसके सभी खाते जैसे रोकड़ खाता, बैंक खाता आदि बंद कर दिए जाते हैं, और ऐसा करने के लिए एक खाता खोला जाता है जिसे वसूली खाता कहते हैं। तो वसूली खाता क्या है? यह खाता साझेदारी फर्म के विघटन पर खोला जाता है, और इसमें सभी खातों को बंद करने के लिए इसे खोला जाता है। इस खाते के द्वारा हमें संपत्तियों के विक्रय तथा दायित्वों के भुगतान से होने वाले लाभ या हानि की जानकारी मिल जाती है। तो ये है वसूली खाता क्या है। अब आइए हम समझते हैं वसूली खाता तैयार करने की विधि। विघटन की दशा में फर्म की पुस्तकें बंद करने के लिए सबसे पहले वसूली खाता खोला जाता है। इस खाते के डेबिट पक्ष में फर्म की संपत्तियों को, जिसमें रोकड़ को छोड़ दिया जाता है, लिखा जाता है, और क्रेडिट पक्ष में फर्म के दायित्वों को लिखा जाता है। दायित्वों में पूंजी और संचय को छोड़ दिया जाता है। इसके पश्चात संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि तथा साझेदारों द्वारा ली गई संपत्ति के मूल्य को क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। इसी प्रकार से साझेदारों द्वारा लिए गए दायित्वों की राशि तथा अन्य दायित्वों के भुगतान की राशियों को
डेबिट पक्ष में लिखते हैं। अब दोनों पक्षों का अंतर निकालते हैं जो शुद्ध लाभ या हानि होता है, जिसे साझेदारों के पूंजी खातों में या चालू खातों में उनके लाभालाभ अनुपात में अंतरित कर दिया जाता है। तो ये थी वसूली खाता बनाने की विधि। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हम संपत्तियों को डेबिट साइड और दायित्वों को क्रेडिट साइड उनके पुस्तकीय मूल्य पर अंतरित करेंगे। इसके पश्चात संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि को क्रेडिट साइड और दायित्वों के भुगतान में दी जाने वाली राशि को डेबिट साइड लिखेंगे और इसके पश्चात हम दोनों पक्षों का योग लगाएंगे और योग के आधार पर हम अंतर ज्ञात करते हुए शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात करेंगे और इसे हम पूंजी खातों में या चालू खातों में अंतरित कर देंगे। अगला प्रश्न है, फर्म से अवकाश लेने वाले साझेदार को देय राशि की गणना किस प्रकार करेंगे? या साझेदार की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को देय रकम की गणना करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अथवा साझेदार की मृत्यु पर उसके वैधानिक प्रतिनिधि को देय राशि की गणना आप किस प्रकार करेंगे, समझाइए। तो आइए समझते हैं इस प्रश्न का उत्तर कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि की गणना कैसे करना चाहिए। पृथक होने वाले साझेदार को अथवा मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना निम्न प्रकार की जाती है। या निवृत्तमान साझेदार अथवा मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को उसकी बकाया कुल राशि का भुगतान करते समय निम्नलिखित शर्तों का ध्यान रखा जाता है। नंबर 1, साझेदार के पूंजी खाते की उस वर्ष की प्रारंभिक बाकी। नंबर 2, पूंजी पर यदि ब्याज का प्रावधान है तो अवकाश या मृत्यु दिनांक तक का ब्याज। नंबर 3 है अवकाश या मृत्यु दिनांक तक का लाभ तथा संचय में हिस्सा। नंबर 4, वेतन, कमीशन अथवा अन्य किसी पारिश्रमिक का प्रावधान हो तो मृत्यु या अवकाश ग्रहण तक के दिनांक तक की राशि। नंबर 5, ख्याति का मूल्यांकन करके उसमें से उसके भाग की ख्याति। नंबर 6, यदि फर्म ने साझेदारों का संयुक्त बीमा कराया है तो निवृत्तमान साझेदार अथवा मृतक साझेदार के हिस्से की राशि। नंबर 7, संपत्तियों या दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर प्राप्त लाभ अथवा हानि में से उसका भाग उसके पूंजी खाते में स्थानांतरित किया जाए। नंबर 8, यदि साझेदार ने कोई राशि अथवा माल का आहरण किया हो तो उसे कुल राशि में से घटा देंगे। तो इस प्रक्रिया के द्वारा हम साझेदार को देय राशि कितनी है इसकी गणना कर सकते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम साझेदार के पूंजी खाते के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को दी जाने वाली राशि के लिए मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी का खाता बनाया जाता है और जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उसका पूंजी खाता बनाया जाता है। आइए समझें इसका प्रारूप। इसके क्रेडिट पक्ष में पूंजी का शेष, इसके बाद पूंजी पर ब्याज, इसे मृत्यु तिथि तक कर लेंगे हम। लाभांश अथवा संचय का जो भाग है वह भी अवकाश ग्रहण या मृत्यु तिथि तक कर लिया जाएगा। इसके बाद वेतन अथवा कमीशन जो भी है, इसके नीचे संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का भाग, फिर ख्याति का हिस्सा और पुनर्मूल्यांकन के लाभ का यदि कुछ भाग है तो वह लिया जाएगा। इसके डेबिट में पुनर्मूल्यांकन की हानि का भाग यदि है तो वह आहरण पर ब्याज यह लिखेंगे। अब दोनों पक्षों का योग लगाकर हम अंतर निकालेंगे जो कि देय राशि होगी।
तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो के साथ एक नए टॉपिक में।